विद्यार्थियों की एक टोली पढ़ने के लिए रोजाना अपने गांव से 6-7 मील दूर दूसरे गांव जाती थी। एक दिन जाते जाते अचानक विद्यार्थियों को लगा कि उसमें एक विद्यार्थी कम है। ढूंढने पर पता चला कि वह पीछे रह गया है। देखा तो वह रास्ते में ही पीछे रुका हुआ था। उसे रुका देखकर एक विद्यार्थी ने आवाज लगाई, तुम वहां क्या कर रहे हो? उस विद्यार्थी ने वहीं से उत्तर दिया, ठहरो, मैं अभी आता हूं। यह कहकर उसने धरती में गड़े एक खूंटे को पकड़ा और जोर से हिलाया, उखाड़ा और एक ओर फेंक दिया। इसके बाद वह संतुष्ट मन से फिर अपनी टोली में आ मिला। उसके एक साथी ने पूछा, तुमने वह खूंटा क्यों उखाड़ा? इसे तो किसी ने खेत की हद बताने के लिए गाड़ा था। इस पर विद्यार्थी बोला, लेकिन वह बीच रास्ते में गड़ा हुआ था, चलने में रुकावट डालता था। जो खूंटा रास्ते की रुकावट बने उस खूंटे को उखाड़ फेंकना चाहिए। वह विद्यार्थी और कोई नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। महान बनना आसान नहीं। इतिहास के जिन पन्नों में ऐसे महानतम व्यक्ति का नाम होता है, वहीं उनकी कुर्बानी और सहनशीलता की आधारशिला पर ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। साधारण व्यक्ति के लिए इस तरह की सोच की कल्पना भी साहस की बात है। जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब भावनाओं को परे रख इंसान को कर्तव्य के पथ पर चलना होता है, और जो यह कर पाता है वही महानतम बनता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी यह कहानी हमें आदर्श जीवन की परिभाषा समझाती है। लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन आदर्शों का एक उदाहरण है, जो हर मायने में हमारे लिए प्रेरणाप्रद है। उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं आपके लिए प्रस्तुत हैं। लौह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल पेशे से एक वकील थे और सादगीपूर्ण अपनी वकालत का कार्य करते थे। उस वक्त उनकी पत्नी उनके साथ न रहकर गांव में रहती थी। अचानक ही उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। खबर मिलते ही वल्लभ भाई पटेल गांव पहुंचे और पत्नी की सेवा में लग गए। उस वक्त वल्लभ भाई पटेल एक निर्दोष व्यक्ति का केस लड़ रहे थे, जिसे धोखे से आरोप में फंसा दिया गया था। उस वक्त उसी व्यक्ति की पेशी पड़ी। वल्लभ भाई को टेलीग्राम के जरिए संदेश मिला। पत्नी की स्थिति ठीक नहीं थी। वल्लभ भाई विचार में थे। उनके यह भाव देखकर पत्नी ने कहा, आप जाइए, यह आपका कर्तव्य है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ना जाने से किसी बेकसूर को सजा मिल जाए। वल्लभ भाई ने तुरंत जाने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई ने केस की तैयारी की और अदालत में जाकर बैठे। तभी उन्हें एक टेलीग्राम आया, जिसे देख उन्होंने जेब में रख लिया। सभी के मन में सवाल था, आखिर टेलीग्राम क्यों आया? क्योंकि उन दिनों तार या टेलीग्राम किसी विशेष खबर के लिए ही आया करते थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने टेलीग्राम को जेब में रखकर अपनी पैरवी शुरू की और अपनी दलीलों एवं सबूतों के आधार पर बेगुनाह को बचाया। सभी ने पैरवी सुनकर वल्लभ भाई की सराहना की। तभी एक ने उस टेलीग्राम के बारे में पूछा। तब वल्लभ भाई पटेल ने टेलीग्राम दिखाया, जिसमें लिखा था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। सभी स्तब्ध रह गए। उनसे पूछा गया कि वे अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर क्यों आए। तब उन्होंने कहा कि उसी के परामर्श पर आया हूँ। वो भी जानती थी कि वकील का कर्तव्य किसी निर्दोष की रक्षा करना है, और वही मेरा धर्म है। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के लिए फंड इकट्ठा करने रंगून गए। रंगून में उन्होंने सभी से चंदा मांगा और लोगों की प्रतिक्रिया भी काफ़ी अच्छी रही। कांग्रेस को चंदा हर तबके के लोगों से मिल रहा था, लेकिन सरदार पटेल ने चीनी लोगों की एक विशेषता नोट की। जब भी कोई चीनी चंदा देता तो वह सूची में धनराशि नहीं चढ़ाता। इस पर पटेल ने एक चीनी से पूछा, भैया आप लोग चंदा तो दे देते हैं, किंतु उसे सूची में क्यों नहीं चढ़वाते? क्या आपके यहाँ कोई रिवाज है? बिना सूची में चढ़ाए यह तो पता नहीं चलेगा कि आपने कितना चंदा दिया। सरदार पटेल का प्रश्न सुनकर वह चीनी मुस्कुराया और बोला, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, किंतु एक मान्यता अवश्य है। यह सुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूछा कि कैसी मान्यता? चीनी ने जवाब दिया, दरअसल हमारे यहाँ दान की रकम को धर्म ऋण कहते हैं। यदि हम सूची में दान की रकम लिख दें और संयोगवश हमारे पास उतनी रकम ना हो, तो उसे चुकाने में जितने दिनों की देरी होती है, उतने दिन का ऋण हम पर चढ़ता जाता है। धर्म ऋण का पाप हम लोगों में सबसे बुरा माना जाता है, सो
हम इस ऋण से बचना चाहते हैं। चीनी ने आगे बताया, दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि अच्छे कार्य के लिए गुप्त दान देने से हमारे ऋण उतरते हैं, इसलिए हम चुपचाप दान देकर ऋण मुक्त होने की कोशिश करते हैं। धर्म ऋण का महत्व व उपयोगिता तभी है जब वह पूर्ण गरिमा, श्रद्धा और सच्चे मन से दिया जाए। चीनी का धर्म ऋण के बारे में यह वक्तव्य सुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैरान रह गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि सच में नेक कार्य के लिए दिया गया दान एक तरह का धर्म ऋण ही तो है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के तुरंत बाद 600 से ज़्यादा देसी रियासतों का जिस बुद्धिमत्ता और दृढ़ता के साथ भारत में विलय कराया, वह अपने आप में बड़ी मिसाल है। बेहद चुनौतीपूर्ण माने जाने के कारण ही इस दुष्कर कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, जिसे उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर संभाला। इस बड़ी उपलब्धि के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा गया। दृढ़ता के अलावा नेतृत्व क्षमता, वाक्पटुता, बुद्धि चातुर्य, इच्छा शक्ति, कुशल व्यवस्थापक, विनम्रता, व्यवहारिता आदि उनके ऐसे गुण थे जो आज भी हम सभी के लिए बड़ी सीख हैं। गुजरात के नाडियाड में एक किसान पिता और धर्मपरायण माता के घर जन्मे वल्लभ भाई पटेल ने इंग्लैंड के इंस ऑफ कोर्ट से लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटकर गोधरा से प्रैक्टिस की शुरुआत की थी। कानून की बारीकियों में उनकी दक्षता देख तात्कालीन ब्रिटिश सरकार की तरफ से उन्हें बड़े पद नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश कानून के सख्त विरोधी पटेल ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। बाद में अहमदाबाद में सफल वकील के रूप में काम करने के दौरान एक बार उन्हें महात्मा गांधी का भाषण सुनने का मौका मिला। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के बाद उन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ने का निर्णय लिया। इसके कुछ समय बाद ही 1917 में गुजरात के खेड़ा में हुए आंदोलन के दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता की झलक मिली, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल उन दिनों खेड़ा में बुरी तरह सूखा पड़ा था, जिससे वहां के किसान अंग्रेजों को कर देने में सक्षम नहीं थे। जब ब्रिटिश सरकार ने कर में राहत देने के किसानों के अनुरोध को अनसुना कर दिया, तब वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को कर न देने के लिए नो टैक्स कैंपेन की अगुवाई की। आखिरकार पटेल की दृढ़ता के आगे अंग्रेजी सरकार को झुकने के लिए विवश होना पड़ा। यह आज़ादी के आंदोलन में पटेल की पहली बड़ी सफलता थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बड़ा गुण वाक्पटुता और बुद्धि चातुर्यता भी थी। वे एक सफल वकील भी थे, जो अपनी तर्कपूर्ण बातों से प्रतिपक्षी को निरुत्तर कर देते थे। यह कला लोगों को प्रेरित कर एकजुट करने में बहुत काम आई। 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान उन्होंने अपनी वाक्पटुता से लोगों को इतना प्रेरित किया कि वे अंग्रेजी सरकार द्वारा बढ़ाया गया कर न देने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो गए थे। इस आंदोलन का सशक्त नेतृत्व करने के कारण ही वहाँ के लोगों, खासकर महिलाओं द्वारा उन्हें सरदार कहकर पुकारा जाने लगा। बाद में यही सरदार और लौह पुरुष उनके नाम की पहचान बन गए। वे एक कुशल व्यवस्थापक भी थे। गांधी जी से प्रभावित होकर पटेल न सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए, बल्कि गांधी के अनुयायी बनकर कांग्रेस में भी शामिल हो गए। जल्द ही वे इस संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। उन्होंने न केवल व्यापक स्तर पर कांग्रेस की सदस्यता का अभियान चलाया, बल्कि आर्थिक रूप से इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने संपर्कों का भी इस्तेमाल किया। जहां एक देसी रियासतों के भारत में विलय का मामला था, तो इसके लिए पटेल ने हर तरह की नीति अपनाई। राजाओं को समझाया बुझाया और उन्हें भारतीय संघ से जुड़ने के फायदे बताए। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे राज्यों ने जब भारत में शामिल न होने का हट दिखाया, तो जन आंदोलन के डर सहित सेना की ताकत का डर भी दिखाया और अंततः उन्हें भारत का अंग बनने के लिए मजबूर कर दिया। पटेल बहुत व्यवहारिक भी थे और विनम्र भी। यही कारण है कि तमाम मुद्दों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से असहमति के बावजूद देश हित में और महात्मा गांधी का मान रखने के कारण विरोध का स्वर मुखर नहीं करते थे। कहा जाता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए पटेल के नाम का अनुमोदन किया गया था, पर गांधी जी की इच्छा देखते हुए उन्होंने पंडित नेहरू के नाम पर अपनी सहमति दे दी। हालांकि इस बारे में आज़ादी के कई वर्षों बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा है कि निसंदेह बेहतर होता कि नेहरू को विदेश मंत्री और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता।
यदि पटेल प्रधानमंत्री बनते तो स्थितियां शायद कुछ और होती। यह भी यदि पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो प्रधानमंत्री के पद पर अवश्य पहुंचते, जिसके लिए संभवतः वे सबसे योग्य पात्र थे। आज जब कुर्सी और पद के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार दिखते हैं, उस समय इस तरह का कदम त्याग का एक बड़ा उदाहरण है। हालांकि गांधी जी के साथ उनके बड़े निकट संबंध रहे, इसके बावजूद उन्होंने कभी मर्यादा और अनुशासन की सीमा रेखा पार नहीं की।